जय हिंद। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, वो कुछ आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है और कुछ विद इन द पेल्विक रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन है हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स के सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को चलाने में सपोर्ट करता है, वो जो फर्स्ट नंबर में आ रहा है वो है क्या? पेनिस है, दूसरा स्क्रोटम है, टेस्टिस है और भी अदर डिफरेंट टाइप्स के सेक्स ऑर्गन हैं, जो कि हम लोग एक एक करके इसको डील करेंगे। तो हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव जो फंक्शनिंग है ना, ये फंक्शनिंग है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस पे पता है? ये टेस्टिस पे डिपेंडेंट है। अगर टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर उसको निकाल दिया जाए टेस्टिस पार्ट को, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है ना एकदम फेल्योर हो जाएगा, एकदम फंक्शनलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस जो है वो पेयर में होता है। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट है? स्क्रोटम में प्रेजेंट है और जस्ट पेनिस के नीचे है ना। स्क्रोटम का मतलब जैसे पाउच शेप, जो हमारे बॉडी में लीनिंग पार्ट है ना पेल्विक रीजन में, वो क्या है? पाउच है, और उसी में हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ठीक, तो यहां देखो क्या बताएं हम, टेस्टिस पेयर में है ना, ऐसा गोल ओवल शेप में रहता है टेस्टिस। ठीक है, दो टेस्टिस हो गए ये। ठीक है, अब हम क्या बताएं कि ये एक पाउच में प्रेजेंट है। किसमें? एक पाउच में, जो कि पेनिस के जस्ट नीचे होता है। तो ये पाउच में प्रेजेंट है और इस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या नाम है इसका? स्क्रोटम। ठीक है, इसी पाउच में, ये पाउच क्या करता है? टेस्टिस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका सपोर्टिव पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसी टेस्टिस में एक जालीनुमा ट्यूब रहता है ना, एक जालीनुमा ट्यूब रहता है और ये ट्यूब क्या करता है? टेस्टिस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये भी क्या करता है? टेस्टिस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और ये जो टेस्टिस है, ये क्या करता है? यहां की जो इसकी एक एक्सटेंशन ट्यूब्यूल्स निकलता है। एक्सटेंशन ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है कि जो उससे एक्सटेंड होकर बाहर निकला है ना, मतलब इसका जो नाम है वो क्या नाम है? वास डिफरेंस। क्या नाम है? वास डिफरेंस। यही वास डिफरेंस कह सकते हैं इसको कि ये एक नस है ना। और ये नस जो है ना टेस्टिस दोनों से कनेक्टेड रहता है और ये जाकर के कनेक्ट कहां करता है? ये पेनिस में जाकर कनेक्ट करता है। कहां कनेक्ट करता है? पेनिस में कनेक्ट करता है। समझ में आ गया? अब देखो हम क्यों बताए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का होना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत जरूरी है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का होना क्यों जरूरी है, अभी हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो टेस्टिस ही हमारे बॉडी का वो पार्ट है जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। अगर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब स्पर्म नहीं होगा तो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्दर जेनरेशन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि विदाउट टेस्टिस नेक्स्ट जेनरेशन और द रिप्रोडक्शन और द फर्टिलाइजेशन, जो बोलो, कोई भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या होता है इसकी फंक्शन में बताता हूं कि ये जो टेस्टिस है ना, यही टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म। क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म। और यही टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस होता है यहां पे, और ये क्या करता है? ये वास डिफरेंस के थ्रू ये पेनिस से होते हुए जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे ये पेनिस क्या करता है? वेजिना में ये इजैक्यूलेट करता है। इजैक्यूलेट का मतलब क्या होता है? ये स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है। जैसे बहुत लोगों को मन में ये रहता है कि पेनिस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन का, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर पेनिस नहीं भी रहेगा ना तब भी लोग देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का ये टेक्नोलॉजी है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पर्म का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्पर्म कहां बनता है? टेस्टिस में। और टेस्टिस नहीं रहेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा। सिंपल बात है। पेनिस को लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मानते हैं कि पेनिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिस से लेकर के स्पर्म को वेजिना तक पहुंचाने का काम करता है। समझ में आया? अब देखते हो यहाँ पे स्पर्म कैसा रहता है? देखो ये इसका स्पर्म एक टेल रीजन है। स्पर्म का ये एक टेल रीजन है स्पर्म, और एक ऐसा हेड रीजन रहता है। ठीक है, ऐसा एक हेड रीजन रहता है। अब स्पर्म क्या करता है ना कि ये ओवम के पास जब जाता है ना तो ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हेड रीजन। क्या बोलते हैं?
ये हेड रीजन और ये टेल रीजन है, ये पूंछ है। क्या है? पूंछ है। देखो स्पर्म कैसा ऐसे ऐसे तैरते तैरते जाता है ना, ऐसे ऐसे तैरते तैरते जाता है और ये ओवम को जाके चुभ से मारता है, ठीक है। और ये क्या होता है? टेल डिजेनरेट हो जाता है और ये हेड जाकर के फर्टिलाइज कर जाता है। समझ में आया? तो कुल मिला के हम लोग बात वहीं पे आए कि अगर टेस्टिस नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। किसी भी इंसान का अगर टेस्टिस काट करके निकाल दिया जाए तो वह इंसान क्या कहलाएगा? हिजड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिजड़ा कहलाएगा। तो एक इंसान के अंदर टेस्टिस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि जो ये वैसेक्टोमी समझ रहे हो ना, वैसेक्टोमी जो नसबंदी कराते लोग, नसबंदी कराते तो क्या होता है? ये जो वॉश डिफरेंस है ना, इसको स्टिच कर देते। तो इससे क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन या फिर ये जो स्पर्म है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन इससे फ्लो करके नहीं जा पाता है। तो मतलब क्या होता है? इसीलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता जरूर है, लेकिन क्या होता है? स्पर्म पहुंच नहीं पाता है वेजिना में, और वेजिना में नहीं पहुंच पाता है तो फर्टिलाइजेशन ओवम के साथ नहीं हो पाता है। समझ में आया? तो ये टेस्टिस का क्या रोल है ना, एक मैं एग्जांपल से और बताता हूं। इससे बकरा है ना, बकरा को आप लोग जानते हैं, डिफाइन करेंगे, दो टाइप के बकरा होता है ना, जिसको हम लोग गांव में हम लोग बधिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बधिया। और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं खस्सी। क्या बोलते हैं? खस्सी। सब तो खस्सी पैदा लेता है, लेकिन एक होता है बधिया खस्सी और दूसरा होता है अड़िया खस्सी, जिसको अंडुल भी बोलते हैं हम लोग, है ना। शहर में उसको सब अंडुल बोलता है, अंडुल। अब देखो यहाँ पे बधिया खस्सी में क्या होता है ना कि लोग उसको ऑपरेशन करके, सर्जरी करके इसका टेस्टिस को निकाल देते हैं, पूरा टेस्टिस से बाहर कर देते हैं ना। अब टेस्टिस बाहर कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है अंडुल खस्सी, है ना। तो देखो ये दोनों खस्सी में, ये दोनों बकरा में भी नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि ये जो बधिया खस्सी ना, इसके पास में बकरी उकरी रहेगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? इसमें बधिया खस्सी के पास में कैसनों भी बकरी रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंडुल खस्सी रहेगा ना, ये लोग बड़ा खचरा होता है, जैसे ही बकरी देखेगा नहीं दौड़ पड़ेगा, है ना। जैसे ही लोग बकरी को देखेगा दौड़ पड़ेगा। वैसे इंसान का भी साथ में भी होता है, इंसानों के साथ में भी वैसा ही होता है। इंसान के बॉडी में टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन 12 साल की उम्र में चालू हो जाता है। कितने साल में? 12 साल में। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? वो लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करता है ना। उस किसी लड़की के तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। तो देखो ये जैसे ही 12 साल होगा, 13 साल होगा ना, मतलब 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का लगभग में क्या करेगा? वो लड़की लोग को चक्कर पकड़ ताकेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या काम है इसका? टेस्टोस्टेरोन का काम ही वही है कि ये अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर लड़का है तो क्या करता है? लड़की की ओर अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से यहाँ बकरा भी देखो, ये बधिया के क्या बेचारा, इसका ऑपरेशन करके निकाल दिया बचपने में, है ना। इंसान को भी बधिया कर दो, ऑपरेशन करके निकाल दो, तो भी किसी के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा। हिजड़ा लोग को देखा, किसी के ऊपर अट्रैक्ट उतना नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज और हम लोग समझते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और स्पर्म हम लोग साथ में इंक्लूड करते हैं। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? मिनिमम 7 ml टेस्टिस में कितना स्पर्म का फॉर्मेशन होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को साथ में? 7 ml, है ना। 7 ml मिनिमम होना चाहिए। अगर इतना अगर प्रोडक्शन नहीं होता है हार्मोन का तो मतलब नया जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो हम लोग एक चीज और देखेंगे। और ये जो स्पर्म का लाइफ स्पेन है ना, लाइफ स्पेन मतलब ये स्पर्म कितने देर तक जिंदा रहता है? तो 20 मिनट के लगभग में, 20 से 25 मिनट, है ना, या सॉरी 18 से 20 मिनट के अंदर ये मर जाता है अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तब। फर्टिलाइज करने के बाद में तो वो जायगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने देर तक वो जिंदा रहता है। लाइफ स्पेन कितना? 18 से 20 मिनट है। समझ में आ गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही 2 पार्ट्स और हैं जिसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। और एक और का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो हम इसको इमेज के थ्रू देखेंगे, है ना। देखो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये है यूरेथ्रा, है ना। ये दोनों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रोल है देखेंगे, है ना। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या? यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और तीसरा इसमें एक और पार्ट है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल।
तो सेमिनल वेसिकल का काम है कि वो सेमेंस को फॉरवर्ड करे ना, सेमेंस को आगे बढ़ाने का काम है उसका सेमिनल वेसिकल का। दूसरा काम है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एक ओपनिंग और क्लोजिंग जैसा काम करता है यहाँ पे, कि जब यूरिनेशन होता है ना तो यूरेथ्रा के थ्रू होता है, जो कि यूरेटर से जुड़ा रहता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्शन इसका डायरेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों के बीच में से बहुत बड़ा रोल अदा करता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले लो कि जब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा काम करता है, ये एक सपोज कर लो कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है ना, और ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैसे? देखो, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये कनेक्टेड किससे होता है? देखो या प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं यहाँ पे, और ये डायरेक्ट यहाँ से क्या कनेक्शन है? यहाँ पे पेनिस से कनेक्शन है। तो पेनिस में क्या होता है कि जब भी यूरेथ्रा से यूरिन पास करता है तो इसके लिए ये क्लोजिंग पार्ट हो जाता है, ये इधर से क्लोज हो जाता है। और जब सेमिनल वेसिकल से ये टेस्टिस के थ्रू सेमिनल वेसिकल से क्या होता है, जब सेमेंस इधर प्रोड्यूस होता है और इधर से आकर के टेस्टिस से बाहर निकलता है, तो यही प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? इधर से क्लोजिंग कर देता है ताकि यूरिन एक साथ में ना आ सके। अगर यूरिन और स्पर्म टेस्टोस्टेरोन सब साथ में एक ही बार इजैक्यूलेट होगा पेनिस के थ्रू, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी स्पर्म है वो सारे मर जाएंगे, क्योंकि यूरिन में क्या है? यूरिक एसिड है, दूसरा सॉल्ट है उसमें, और एसिड पार्ट है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? ऐसे ही तो बेचारा का 20 मिनट्स का लाइफ स्पैन है, दूसरा में तो ये मरना पक्का है जब एसिड से वो रिएक्ट कर जाएगा, तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? बॉडीगार्ड के जैसा काम करता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि ये पेनिस से जब कनेक्टेड रहता है तो जब इस सेमेंस इससे बाहर निकलता है तो ये यूरिन को क्लोज कर देता है, और जब यूरिन बाहर निकलता है तो क्या करता है? सेमेंस वाले पार्ट्स को सेमिनल वेसिकल के वहां पे एक बॉन्डिंग पॉइंट बन जाता है, जिसकी वजह से सेमेंस और यूरिन एक ही साथ में रिलीज कभी नहीं होता है। जब सेमेन रिलीज होता है तब यूरिन नहीं, और जब यूरिन रिलीज होता है तब सेमेन नहीं। समझ में आया? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इसका कोई फंक्शन उतना ज्यादा है नहीं, ये सिर्फ वेजिना में क्या करता है? इजैक्युलेट करता है। क्या? जो स्पर्म टेस्टिस से, जो ये टेस्टिस से लेकर के यहां से जाकर के इस प्रोसेस से यहां पे क्या करता है? टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है और ये वॉक्स डिफरेंस से लेकर के लास्ट फाइनली पेनिस के थ्रू वेजिना में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर टेस्टिस ना हो तो इंसान क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो टेस्टिस का होना बहुत जरूरी है। और याद रखना कि जब भी वैसेक्टोमी होता है, मतलब जब भी नसबंदी होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? टेस्टिस को निकालने के बजाय वहां पे वॉस डिफरेंस को स्टिच किया जाता है, ताकि वॉस डिफरेंस से ही क्या होता है? स्पर्म बाहर आता है। तो इसलिए वॉक्स डिफरेंस को क्लोज कर दिया जाता है ताकि स्पर्म उससे बाहर नहीं आ पाए। समझ में आया? तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है। तो हम लोग उसमें दो चीजें देखेंगे कि एक तो पहला है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसको मेंशन हम बाद में इसलिए करें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, जैसे ही इंसान जब जन्म लेता है ना, उसी टाइम पे उसको हम लोग पहचान लेते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो अगर वो बच्चा पैदा हुआ और उसमें उसका पेनिस और टेस्टिस प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लड़का हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? लड़का हुआ है। ऑब्वियसली वेजिना अगर है तो हम लोग उसको लड़की बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन लड़का को जैसे ही हम पहचाने, पहले नंबर में पहचान लिया कि लड़का है, या फिर लड़की को जैसे ही हम लोग पहले नंबर में पहचान लिया कि लड़की है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया। लेकिन जब लड़का 12 साल का 10-12 साल का हो जाता है और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाती है, जिससे उसके बॉडी फिगर में चेंजेस आते हैं, ऐसे मूछ दाढ़ी निकल गया है ना, लड़का लोग का क्या होता है? मूछ दाढ़ी निकल जाता है, उसका थ्रोट यहाँ में बोन्स निकलना, थोड़ा हल्का बोन टाइप, बोनी टाइप का हो जाएगा, उसका वॉइस जो हॉर्स वॉइस हो जाएगा, काफी भारी आवाज हो जाएगा। तो इस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जब अब उसके बाद में देखो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्यों आता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने का वजह ये है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है ना, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ऐसे फीमेल्स में भी देखो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। उस टाइम अगर चाहे लड़कियां तो उस टाइम पे माँ भी बन सकती है, बशर्ते गवर्नमेंट ने 18 साल टाइम दिया है थोड़ा बर्दाश्त करके माँ बनने का, है ना। और लड़कों को 21 साल का टाइम दिया है थोड़ा बर्दाश्त करने का। लेकिन 12 साल में लड़कियों को तो 10 साल में ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का शो ऑफ होना दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेल में
12 साल के बाद चालू हो जाता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे प्रोड्यूस हुआ मेल में, वैसा ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मालूम पड़ने लगता है। और फीमेल में भी ऑस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने के बाद में क्या होता है, उनके भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मालूम पड़ने लगता है। ठीक है, उनके भी हाई पिच वॉइस हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड ग्रो करने लगता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो चाइल्ड बर्थ भी कर सकती हैं वो लोग। समझ में आ गया? तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स, किसी भी तरीके को कोई भी प्रॉब्लम रहा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने क्वेश्चन को रेज करें। हम आपके आंसर्स को फिर से एक नए वीडियो में बना करके डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।